आज मैं गंगा का मैदानी क्षेत्र के बारे में चर्चा करूंगा। मैं जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में भारत के जैव भूगोल के बारे में जानकारी मैंने दिया आप लोगों को, साथ ही में मैंने परा हिमालय और हिमालय क्षेत्र के बारे में चर्चा भी किया था। आज इस वीडियो में मैं गंगा के मैदानी भाग का चर्चा करूंगा और यह वीडियो भी बाइलिंगुअल होगा। सो लेट मी नाउ कम अक्रॉस टू द गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया. So let us now understand certain climatic conditions of this biogeographic area. Now, first of all thing is that Gangetic Plain support fertile lands. It is made of alluvial soil, and it is a population-wise is a dense area. Now, the whole plain is made up of two rivers, Ganga and Yamuna, and the tributaries of river Ganga. Since this area is a fertile land, livelihood of the people depend on this particular area. अगर हम जैव विविधता की बात करें तो इस क्षेत्र के नदियों और झीलों में प्रवासी जल पक्षी पाए जाते हैं, where number of birds are migratory in nature. They migrate through Himalayas and Trans-Himalaya and they reach to Gangetic Plains. बहुत सारे इस क्षेत्र में नम भूमि और आर्द्र भूमि भी पाए जाते हैं। गंगा नदी में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की बहुलता है, जिसमें से प्रमुख प्रजातियों में मगरमच्छ, घड़ियाल, गांगे डॉल्फिन और स्वच्छ जलीय कछुओं की 15 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। So in terms of biodiversity, if you take here, we find freshwater turtles. Now turtles can be both marine as well as freshwater. In the river Ganges, there are two important varieties of turtles which are listed critically endangered in the IUCN Red Data Book. The one is northern river terrapin, which you will find in Chambal and part of Ganga river in the state of UP, and Chambal in Rajasthan, MP, and the part of UP. There is another type of critically endangered turtle which is found in Sundarban Delta, that is called red-crowned root turtle. So red-crowned root turtle, northern river terrapin, these are two important species of turtles which have been listed critically endangered by the IUCN. इसके अलावा आप सभी को पता है घड़ियाल के बारे में. घड़ियाल इज़ अ यूनिक क्रोकोडाइलियन स्पीसीज. नाउ इट इज़ फाउंड इन इंडिया. इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश and other Indian peninsula. Only the remaining population is left in India. The name Ghadial has been derived from the word Ghada, which is a Nepali word Ghada, which means a kind of a pot. So Ghadial is a crocodile with a pot. What is so unique about Ghadial is that it has a long snout, and at the end of the snout you'll find a small pot. That's how the name Ghadial has come. Now, as per IUCN Red Data Book, घड़ियाल is critically endangered. अगर हम रेड डेटा बुक की बात करें तो घड़ियाल जो है अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है, जबकि मगर जो कि गंगा नदी में भी पाया जाता है, चंबल के क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 3 राज्यों से जुड़ा हुआ चंबल का क्षेत्र है, तो वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ भी मगर हम पाते हैं, घड़ियाल को पाते हैं. मगर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, अत्यंत संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन घड़ियाल है. और घड़ियाल की जो बची हुई जो प्रजाति की जो संख्या है ये भारत में पाया जाता है. इसके अलावा आप सभी को पता है कि परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था राष्ट्रीय जलीय प्राणी के बारे में, नेशनल एक्वाटिक एनिमल विच इज़ द गैंजेटिक डॉल्फिन. गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन जो है उनको वहाँ दिया गया. तो गंगाई डॉल्फिन जो है वो भी यहाँ पर मिलता है. तो ये कुछ प्रमुख प्रजाति है, और भी मैं प्रजातियों के बारे में चर्चा करूँगा. मैं ख़ासतौर पे पौधों के प्रकार और अन्य जंतुओं के प्रकार के बारे में, इस पूरे मैदानी भाग के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ. नाउ इफ़ यू लुक एट द वेजिटेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, यू विल कम अक्रॉस ट्रॉपिकल, देन मॉइस्ट एंड ड्राई deciduous type of forest there.
Most of the places in this Gangetic Plains, because of the population, urbanization, and different human activities, are getting threatened. कुछ इसमें प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से उल्लेखनीय नाम दुधवा आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, विच इज़ लोकेटेड इन लखीमपुर खीरी इन उत्तर प्रदेश। देन बक्सा एंड सुंदरबन आर टू national parks which are found in West Bengal. तो at the same time you know that सुंदरबन डेल्टा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर संधि के अंतर्गत इनको विश्व विरासत स्थल की दर्जा दी गई है, और सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और बक्सा भी जो है वो बाघ का रिजर्व घोषित किया गया है NTCA के द्वारा। तो अगर हम इस पूरी मैदानी भाग की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो मैं अब अपने अगले चर्चा में वनस्पतियों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए, ये देश का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जिसे द्रोणी भी कहा जाता है। तो गंगा बेसिन, गंगा की इसकी सहायक नदियां जो है एक पूरी तरह तंत्र बनती है जो नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें से प्रमुख यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा बेसिन का प्रमुख भाग जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह बेसिन महत्वपूर्ण प्राकृतिक वनस्पतियों का घर है, जिसके अंतर्गत अधिकांश देशज प्रजातियां आती हैं। हियर इट मीन्स there are a lot of endemic plant species found in this particular region, and at the same time this type of forest also provide habitat for important type of animal species. Now another very important thing, you all know that river Ganges is considered to be holy, है ना। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, और ये धर्म और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको एक तरह से धार्मिक तौर पे धरोहर के तौर पे माना जाता है। आप सभी को ये पता है कि 80 के दशक में भारत सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया गंगा एक्शन प्लान, और वर्तमान में नई सरकार के द्वारा नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी के संरक्षण के तरफ कार्य कर रहा है, जिसमें से प्रदूषण, गंगा नदी का प्रदूषण, साथ साथ जैव विविधता का, और साथ साथ में लोगों की आस्था के संदर्भ में भी इस पर ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार की मदद से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय गंगा काउंसिल का निर्माण किया गया है, जो कि मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में काम करती है, और राष्ट्रीय गंगा काउंसिल का जो प्रमुख हैं, चेयरमैन है, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं। अभी कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण फिर समाचार सुर्खियों में आया है कि यमुना नदी और गंगा साफ़ हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो भी औद्योगिक फैक्ट्रीज़ हैं, या जो भी मल और मलबा जो बिना शुद्धिकरण किए डंप किया जाता था, अब ये सारे ऐसे क्रियाकलाप पर रोक है। तो इससे गंगा नदी पुनः जो है अपने वास्तविक रूप में लौट रही है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव पक्ष है। तो ये चीज़ है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद फिर क्या स्थिति हो सकती है। वनों में अगर देखा जाए, कृषि भूमियों के तक में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आजीविका कृषि या खेती पर निर्भर करती है। मैं वनों में कुछ प्रमुख वनों के प्रकार के बारे में चर्चा करता हूँ। इसमें साल, सूरिया रोबस्टा, बेहेड़ा, टर्मिनेलिया बेलेरिका, जामुन, सिक्जियम कुमिनी, गुलर, फिकस ग्लोमेरेटा, सेमल, साल्मेलिया मलाबरिका, खैर, अकाशिया कलेचू आदि वनों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति जो है घास है। घासों की अगर बात करें तो बांस, जो कि बैम्बू है, कांस, मुंज, पटेर, फिर नरकुल आदि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। नम भूमियों की अगर बात करें, वेटलैंड्स की बात करें, तो यहाँ वेटलैंड्स में नम भूमि में कमल का पौधा, सिंघाड़ा जो खाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, कुमुद आदि सामान्य जलीय पौधे वहाँ पाए जाते हैं। कैन या बैंत की झाड़ियाँ हैं, और आपको पता है कैन या बैंत के जो है कई प्रकार की सामग्री बनाया जाता है, जिसमें से बास्केट वगैरह सब होता है। इसके अलावा
अगर हम सुंदरबन क्षेत्र जाएं तो वहाँ हमें कच्छ वनस्पति और मैंग्रोव वन मिलता है। और मैंग्रोव की एक विशेष प्रजाति है राइजोफोरा, जिससे जो सुंदरबन का नाम पड़ा है सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो वो बोटानिकल तौर पे इसको राइजोफोरा कहा जाता है। नदियों में विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पति भी पाई जाती है। कृषि भूमि और खेत की बात करें तो यहाँ प्रमुख तौर पे धान, गेहूँ, मक्का, कई प्रकार के दाल की फसलें वहाँ उपजाई जाती है। अगर हम साल वृक्ष की बात करें तो कुछ मैं इसके बारे में रोचक तथ्य बताता हूँ मैं। यह एक ऐसा वृक्ष है जो 10 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा हो सकता है, राइट। 30 to 35 मीटर तक की तने की मोटाई होती है। 1.5 से 2 मीटर तक की इसकी मीटर तक हो सकता है, इसका गर्त हो सकता है। इसकी लकड़ी का प्रयोग जो है ब्रिटिश काल से रेल के स्लीपर बनाने के लिए किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन की पटरियों को आप देखेंगे तो दोनों पटरियों के मध्य में समानांतर तौर पे लकड़ी होता है जिसको स्लीपर कहा जाता है, और ये इतना कठोर और दृढ़ होता है कि किसी प्रकार का इसमें संकुचन नहीं होता है। एंड दैट हेल्प्स इन कीपिंग द बोथ द ट्रैक्स पैरेलल एंड एट द सेम प्लेस because of these railway sleepers, and it was started from the British time, and still today at present time Indian Railway uses the sleeper made of the Surya robusta और साल ट्री है। तो ये टेम्परेट और डेसिडुअस फॉरेस्ट का है, पर्णपाती वन के साथ में होता है। तो यहाँ पर समय समय पर साल किट होते हैं, साल बोरर कहा जाता है, कि प्रकोप से साल वनों को क्षति पहुँचती रहती है, तो इसके लिए इसका बहुत देखभाल करना होता है, इस पेड़ का, वृक्ष का। मैं अब जलीय कछुओं के बारे में बताता हूँ मैं। तो स्वच्छ जलीय कछुओं को उनके आवरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। फ्रेश वाटर टर्टल्स बेस्ड ऑन देयर शेल, आउटर शेल, हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड सॉफ्ट शेल टर्टल्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड हार्ड शेल टर्टल। इसमें 2 प्रकार हैं, एक कोमल आवरण वाले कछुए और दूसरा है कठोर आवरण वाले कछुए। काफ़ी अच्छी संख्या में ऐसे कछुओं को नदी में देखा जा सकता है। केवल गंगा नदी की बात नहीं है, गंगा नदी के अलावा उनकी सहायक नदियों में भी देखा जा सकता है। और ये संकट में, क्योंकि इनका अवैध शिकार होता है, कई बार दवा और औषधि के लिए भी इसका शिकार किया जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रकार हैं जो आज अत्यंत संकट या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। These turtles are facing a threat because of the pollution, then the use of chemical pesticides and fertilizers in agricultural land which run up to the river Ganga and its tributaries. At the same time, these turtles are illegally trapped, and poaching and hunting is done. And this poaching and it is used for meat, for eating purpose. At the same time, for medicines also there. अगर हम जड़ी बूटियों की बात करें तो गंगा के मैदानी भागों में कई ऐसे प्रकार के वृक्ष के प्रजाति है जिससे औषधि या दवा हमें मिलता है। इसमें कुछ मैं प्रमुख नाम में लेना चाहूँगा। जैसे गर्मियों के समय में मुरब्बा वगैरह होता है जो बेल के फल से बनता है ना। आप लोगों में कई लोगों ने इसका स्वाद भी आपने चखा होगा, आपने खाया भी होगा। तो बेल का जो फल का सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और रक्त को शुद्ध करने में के साथ साथ भी जी मचलना तथा उल्टी को रोकने में भी सहायक होता है। ब्रह्मी जो है, ब्रह्मी का उपयोग गठिया, मानसिक विकार, कब्ज तथा फेफड़े की सूजन के लिए किया जाता है, जो गंगा के मैदानी भाग से जुड़ा है। पलाश का गोंद जो है दस्त के उपचार में सहायक होता है तथा इसके बीज त्वचा रोग के उपचार में सहायक होते हैं। आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है तथा इसके सेवन से पीलिया और नक्सिर जैसे रोगों में लाभ मिलता है। नीम का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है तथा इसे दंत मंजन, केश तेल में और मच्छर निरोधक दवाएं बनाने में भी किया जाता है। अर्जुन की जो पत्तियां होती हैं के रस के उपयोग से पेचिस, कान के दर्द में लाभ मिलता है तथा यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी स्थिर रखता है। अश्वगंधा के सेवन से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बनी रहती है तथा यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एलोवेरा का उपयोग कटे जले कीटों के डंक और घावों को भरने में लाभप्रद होता है तथा इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है।
All these names what I mentioned right now, whether it is aloe vera or ashwagandha or arjun or neem, amla, palash, bell, all these are medicinal type of plants which have different type of properties. And today we are using our day-to-day life. And you'll find all these prominent type of tree species found in Gangetic plains. Now let's look at the crops. Since in this area you have alluvial soil and it is highly rich in nutrients, so different type of crops are grown in this particular area. जल एवं मिट्टी का सही चयन के करने पर प्रकृति आपको फसलों का सही उपहार प्रदान करती है। तो गंगा के मैदानी भागों में फसल की विभिन्न प्रजातियों में प्रमुख जो चावल है, गेहूँ है, मसूर दाल, दाल, मक्का एवं गन्ना शामिल है। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी यानी कि जो एल्यूवियल सॉइल है में 1000 से 2000 किलोमीटर तक होने वाली वार्षिक वर्षा इनकी खेती में सहायक करती है। यहाँ 3 प्रकार की खेती है, ये आप जोग्राफी और भूगोल में भी आपने पढ़ा होगा। एक है रबी जो अक्टूबर से फरवरी के महीने में होता है, जहाँ गेहूँ तथा सरसों का फसल उपजाया जाता है। खरीफ जो जून से अक्टूबर तक होता है, जिसमें चावल की खेती होती है। और जायद जो फरवरी से जून के महीने तक होता है, उसमें मक्का, उड़द दाल, मूंग दाल इत्यादि का फसल उपजाया जाता है। काला नमक चावल ये इम्पॉर्टेंट है और गंगा के मैदानी भाग में पाया जाता है। काला नमक भारत में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की सर्वश्रेष्ठ किस्मों में से एक है। इज़ वन ऑफ द important aromatic rice which is found in India, this Kala Namak rice, and you'll find this grown in the Gangetic plain here. ऐसा माना जाता है कि चावल के इस किस्म को 560 ईसा पूर्व से उगाया जा रहा है। काला नमक को उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। किसान सदियों से अपने काला नमक बीज का प्रयोग करते आ रहे हैं। It is based on the traditional farming of the people and they have been growing this particular Kala Namak chawal and the rice for a long time, right from the 560 BC onward. चावल की यह प्रजाति कम उत्पादन, बीज की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्तापूर्ण बीजों की अनुपलब्धता तथा गुणात्मक शोध में कमी के कारण अब संकट में। It is a very unfortunate that this particular variety of rice, Kala Namak rice, is now under threat, and there are many reasons for it. First, it comes in terms of low yield, so the farmers don't grow this particular type of rice variety. Then in terms of the quality of the seeds, even the lack of research over this particular rice variety, all these are now leading to the decline of Kala Namak rice. So this particular variety of rice is under the threat. फल, फूल और सब्जी। सब्जियां एवं फल भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भोजन, पोषण तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। वानिकी फल तथा सब्जियों को उगाने का विज्ञान है। यू ऑल नो दैट इन टर्म्स ऑफ हॉर्टिकल्चर दिस पर्टिकुलर एरिया इज अगेन वेरी रिच, and in terms of the fruits and the flowers, the different varieties are grown in Gangetic plains. Now if you take the vegetables in this area, I'll just name important varieties of vegetables like potato, then tomato, then in terms of beet, then cucumber. In flowers, if you take kind of plants, this like you have cauliflower, then normal type of spinacs, like which are grown in this areas. And if you take the fruits here, so mango is one very important thing. In this case, I'll just name one very important variety called Malihabadi Dashari Aam, which is grown in around Lucknow region. It is again a famous variety of mango which is found from Gangetic plain. Now if you take the lychee, Muzaffarpur in Bihar is known for the production of lychee. Now if you take the guava, so in that case Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal are the three leading states for the production of guava in India. Banana, Hajipur in the state of Bihar is known for cultivation of bananas. Now another very important thing which you know that पान, अगर आपको डॉन मूवी याद हो अमिताभ बच्चन का, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला. So pan is a very important plant which is found and it is used for that for the most of the people
दे यूज़ दिस काइंड ऑफ पान एंड ऑल। सो पान जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र में आता है इसमें। अब पान के कुल उत्पादन में पश्चिमी बंगाल का योगदान 66% है। नम भूमियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के पक्षियों का आवास होता है। इसमें कई प्रकार के जलीय पौधे पाए जाते हैं और लोगों की आजीविका नम भूमियों पर निर्भर करती है। ख़ास तौर पर सिंचाई के लिए जल नम भूमियों से लिया जाता है। अब मैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण नम भूमियों के नाम बताता हूँ जो कि IUCN के द्वारा इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में के जो है पटना झील है, इटावा झील है, शेखा झील है, अलीगढ़ है, लाख बहोसी है, फरुखाबाद में समन है, मैनपुरी, सांडी, हरदोई। और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ आने वाले एग्ज़ाम के तौर पे। अभी आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में 6 रामसर स्थल की घोषणा की गई है। इसमें से उत्तर प्रदेश का अगर प्रमुख भी बात करें तो उसमें एक लाख बहोसी आता है, फिर समन आता है जो कि मैनपुरी में है, और सांडी जो हरदोई में है उसको शामिल किया गया है। ये अब जाके करंट में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ ये सभी जानकारी मेरी किताब में दी हुई है। मेरी जो पर्यावरण की जो पुस्तक है उसमें मैंने एक डिटेल में पूरा चैप्टर दे रखा है, वहाँ से मैं कंटेंट आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मैं। अब ये इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ को IUCN के द्वारा जो घोषित किया जाता है, इनमें से प्रमुख इन क्षेत्रों को रामसर स्थल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नम भूमि के रूप में शामिल किया गया है। बिहार में अगर देखें तो कांवर झील है, पक्षी विहार वहाँ पर है, बेगूसराय में। फिर बिहार में अभी करंट में न्यूज़ में आया हुआ है सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व के तौर पे गोगाबिल पक्षी विहार जो कटिहार में मौजूद है। फिर नौगिक बांध है जो कि नकटी बांध भी आता है, जमुई में है वहाँ पर। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य जो कि भागलपुर जिला है वहाँ पर बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे ऐसे नाम जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं आपको याद रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो कुलिक पक्षी विहार है जो कि रायगंज में है, और सुंदरबन आपको सभी को पता है जो कि 24 परगना में मौजूद है। रामसर स्थल में अगर बात करें तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में पहले 2 रामसर स्थल था। पहला उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रिज घाट हापुड़ के पास गढ़मुक्तेश्वर से शुरुआत होकर गंगा नदी का ये भाग नरोरा तक जो कि बुलंदशहर में वहाँ तक उसके शामिल रखा गया था। और दूसरा जो आपको ये है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड यानी कि कोलकाता में मौजूद, उसको रखा गया था। लेकिन अभी पिछले वर्ष सुंदरबन डेल्टा को शामिल किया गया। तो अगर हम गंगा मैदानी भाग की बात करें जो कि उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, तो पहले ये 2 नाम ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश का और पूर्वी कोलकाता वेटलैंड जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल का। अब उसमें जो शामिल हुआ है सुंदरबन डेल्टा को पिछले वर्ष रामसर स्थल के तौर पे शामिल किया गया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। और अभी हाल ही में 6 और रामसर स्थल को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। तो हम पूरी अगर संख्या की हम बात करें तो टोटल जो है 9 हो गया, 9 हो चुका है। सो ये जानकारी। फिर यहाँ जलीय पक्षी के तौर पे मैं कुछ प्रमुख पक्षियों के बारे में जानकारी दूंगा, मैं उनके नाम भी बताऊंगा। हो सकता है कि वो परीक्षा में क्वेश्चन भी आ जाए। जैसे कि साइबेरियाई पक्षी जो है भारत में केवलादेव में आता है लंबी उड़ान लेके। उसी तरह और भी कई प्रकार के पक्षियों के प्रकार है जो कि प्रवास करने के लिए गंगा के मैदानी भाग पे आते हैं। अब मैं प्रमुख प्रजातियों के नाम बताता हूँ। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों में स्पॉट बिल डक, पिन टेल डक, शोवेलर, रूडी सेल डक, लेसर विस्लिंग टिल, कॉमन कुट, कॉम्ब डक, रोजी पेलिकन, पर्पल हेरॉन, फिजेंट टेल्ड जेकाना, ब्रॉन्ज विंग्ड जेकाना, सारस क्रेन, बार हेडेड गूज। इसमें से सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और ये उड़ने वाली ऊंचा पक्षी वहाँ आता है। बार हेडेड गूज प्रवासी पक्षी है जो कि हिमालय क्षेत्र से भारत में गंगा के मैदानी भाग में आता है। तो इन नम भूमियों में हमें कई प्रकार के ऐसे प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल देखने को मिलता है।
तो रामसर संधि क्योंकि नम भूमि के संरक्षण का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो ये आप सभी लोग कक्षा में, क्लास में जब भी पर्यावरण की क्लास हुई तो उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर केवल जैव भूगोल के तौर पे मैं केवल संक्षेप में आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, रामसर स्थल के नाम बता रहा हूँ, लेकिन आपको परीक्षा के तौर पे पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए रामसर संधि के बारे में, रामसर स्थल के बारे में। और भारत के अभी वर्तमान में 37 रामसर स्थल है। हर रामसर स्थल के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस पर लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी परीक्षा में। अब अगर हम हिरण की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख प्रकार के हिरण की प्रजाति है बारहसिंगा, फिर यहाँ सांबर, चीतल, काकड़, पाढ़ा इसमें प्रमुख रूप में है। और ये सभी 4 प्रकार के हिरण को आप दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रजाति है इसमें बताया गया। तो ये नाम जो मैंने बताया कि इसमें बारहसिंगा, सांबर, चीतल, काकड़, पाढ़ा है, और आपको ये दुधवा में देखने को मिलेगा। घड़ियाल के बारे में मैंने बताया, ये यहाँ पर जो कि अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है। तो इसके स्नाउट होता है, थूथन होता है, जिसमें उल्टे घड़े के जैसी संरचना बनी होती है, इसलिए इसका नाम नेपाली शब्द घड़ा से घड़ियाल पड़ा है। और ये एलिगेटर, मगर और घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति में के जीव में आता है। तो इसके लंबी दांतदार थूथन होती है, चपटी ताकतवर पूंछ तथा कठोर चमड़े युक्त खाल होती है। गैंजेटिकस गैवियालिस इसका साइंटिफिक नाम है, और ये स्वच्छ जल में नदी में रहने वाला मगर है, और इसका मुख्य आहार जो होता है मछलियाँ होती है। तो घड़ियाल का नाम उसके जो थूथन है, जो स्नाउट बोलते हैं, उस पर पड़ा है। और मैं बता चुका हूँ कि ये आमतौर पे जितने भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं तो वहाँ से विलुप्त हो चुका है। जो प्रजाति की जो संख्या है केवल भारत में यहाँ पाए जा रहे हैं। तो घड़ियाल जो है म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान से विलुप्त हो चुका है। नेपाल तथा बांग्लादेश में इसकी कुछ ही जनसंख्या पाई जा रही है। ऐसा अनुमान है कि 250 से भी कम घड़ियाल अपने प्राकृतिक आवास में बचे हुए हैं। तो वैश्विक स्तर पर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है। और ये नदियों में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, और इवन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अभी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इवन महानदी जो कि उड़ीसा के कटक क्षेत्र में, वहाँ भी आपको घड़ियाल मिलेगा। जब भी आपको मौका मिले भुवनेश्वर जाने में, तो भुवनेश्वर में एक बहुत महत्वपूर्ण चिड़ियाघर है। उस चिड़ियाघर में जिसका नाम है नंदन कानन, नंदन कानन में घड़ियाल का ब्रीडिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिस प्रकार चंबल में घड़ियाल का ब्रीडिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, तो वहाँ पे भी किया गया। और महानदी में भारत में सर्वप्रथम जर्मनी की सहायता से घड़ियाल का प्रजनन कार्यक्रम जो है कि शुरुआत 80 के दशक में किया गया था। तो ये चंबल वगैरह जो मैंने बताया, पर्यावरण क्षति, भोजन की कमी, प्रदूषण, नदियों का उथला होना तथा शिकार आदि कुछ गंभीर संकट, जिसके कारण घड़ियाल की संख्या बहुत कम हो गई है। तो इसमें संरक्षण के तौर पे सरकार प्रयास कर रही है। डॉल्फिन की बात करें तो गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में और सिंधु नदी, ये तीनों नदियों में स्वच्छ जल और मीठे जल वाला फ्रेश वाटर डॉल्फिन पाया जाता है। तो गंगा नदी में पाए जाने डॉल्फिन जो है, ये इसका लंबा चोंचनुमा मुंह होता है। ये आमतौर पे अंधे होते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि के द्वारा ये नौहन करता है, और इसका सिर के अगले हिस्से में एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे मेलन कहा जाता है। और यह श्रवण संबंधी कार्य जैसे कि सोनार जैसा काम करता है, सुनने के तौर पे उसका उपयोग होता है। इसकी नासिका डॉल्फिन का श्वसन अंग होता है। मांसपेशियाँ बने फ्लैप होते हैं जिससे ये तैर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें टेल फ्लूक होता है, जो कि डॉल्फिन अपने फ्लूक का प्रयोग पानी में आगे बढ़ने के लिए करती है। जिसके शारीरिक संरचनाओं के बारे में ये जानकारी लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये पता होना चाहिए कि एक तरह का संकटग्रस्त प्रजाति है जो गंगा नदी में पाया जाता है। अगर हम संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो संख्या तो घटती बढ़ती रहती है। तो जो मुख्य रूप में यहाँ पर है, यहाँ देखा जाए तो बहुत लंबे क्षेत्रफल में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर में संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर है, और राष्ट्रीय उद्यान उसमें आता है। और 5,500 वर्ग किलोमीटर तक वन्यजीव अभ्यारण्य यानी सेंचुरी है। तो अगर हम दोनों को जोड़ की बात करें तो नहीं तो इसमें 8,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, उससे द्वारा संरक्षित किया गया है। तो 7 इसमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आता है। बाघ संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 2 हो चुका है, जिसमें पीलीभीत को भी शामिल किया गया है।
बिहार में वाल्मीकि है, जो कि बाघ रिजर्व। पश्चिम बंगाल में 5 है, सुंदरबन है, बक्सा है, तो ये सारे नाम पे आते हैं। वन्यजीव विहार की बात करें तो उसमें काफ़ी संख्या 44 के लगभग है। और अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो जीव मंडल आगार या संरक्षित क्षेत्र में जो यूनेस्को का कार्यक्रम है, तो इस गंगा के मैदानी भाग में सुंदरबन क्षेत्र आता है। सुंदरबन मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम, यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। नम भूमि बताया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने बताया, जो कि एक लखीमपुर में है, तराई क्षेत्र में आता है वो। उसके आगे नेपाल का क्षेत्र आता है वहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, साल, असना, बेहड़ा, हल्दू, रोहिणी, सेमल, खैर आदि जैसे वृक्ष वहाँ वनस्पतियों में पाया जाता है। और तेंदुआ यहाँ पर काफ़ी संख्या में पाया जाता है। बाघ भी वहाँ पर है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि वहाँ तराई क्षेत्र होने के कारण, दलदली मैदान होने के कारण वहाँ पर एक श्रृंगी गेंडा भी पाया जाता है, वन हॉर्न राइनो भी पाया जाता है। आमतौर पे जब भी वन हॉर्न राइनो की बात आती है तो हमारे मन में, मस्तिष्क में असम राज्य आता है, काजीरंगा, मानस, तमाम नाम आता है। लेकिन लखीमपुर खीरी में भी गेंडे पाए जाते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक श्रृंगी गेंडा नेपाल में, क्योंकि वो तराई क्षेत्र होता है, लखीमपुर का क्षेत्र है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वो आगे जाके नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो पहले नेपाल में भी काफ़ी संख्या में एक श्रृंगी गेंडा, ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाए जाते थे। अब उनकी संख्या लुप्त होने के कारण जो भारत के क्षेत्र में जो हमें देखने को मिलता है वो दुधवा और फिर काजीरंगा, मानस वगैरह असम का भाग जो पाता है। तो यहाँ पर और इसके अलावा बंगाल फ्लोरिकन जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, साइट्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उसके अंतर्गत उसको शामिल रखा गया है। बंगाल फ्लोरिकन अत्यंत संकटग्रस्त ये पक्षी का प्रकार है। हिस्पीड हेयर है, यहाँ पाया जाता है एक तरह का खरगोश और है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाए जाने वाला ये जो तराई क्षेत्र है वनों से घिरा हुआ है। और जो मैंने गेंडा के बारे में बताया कि वहाँ पर है। और 84 में एक सिंह गेंडा के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की मदद से केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो चंबल जो है, चंबल बहुत महत्वपूर्ण अभ्यारण्य में आता है। और मैंने बताया 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर घड़ियाल के अलावा कछुए वगैरह पाए जाते हैं, उसका भी संरक्षण होता है वहाँ पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आज मैं कर रहा हूँ। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। चंबल घड़ियाल के लिए वहाँ पर है। मैं ये यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। 1986 में गंगा कार्य योजना शुरुआत हुआ, जो आज नमामि गंगे कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सहभागी वन प्रबंधन कार्यक्रम है, इसको कहते हैं हाथ मिलाकर। ये उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संयुक्त वन प्रबंधन परियोजनाओं को अपनाया गया है यहाँ पर। सो इट इज़ अ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ कॉल्ड हाथ मिलाकर, इज डन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश विद द local community there, and academic institutions are also, scientific organizations also lend their support. So all these are very important ecosystems, and they not only help in an economic way but also from the religion and cultural point of view and from the biodiversity perspective there. So this is the what I have just discussed about Gangetic Plains, and the description part which I have given about ecological aspect and biodiversity are important. Please try to connect with the current affairs and try to read about it. ये सभी जानकारी मेरी किताब में दिया हुआ है। My book is in the 3 languages, English, Hindi and मराठी। तीनों किताब का कंटेंट सेम है। और बायोडाइवर्सिटी चैप्टर्स के अंदर मैंने ये बायोजोग्राफी चैप्टर दिया है, उसी का एक भाग जो है गंगा का मैदानी भाग है। मैंने अपने किताब में, अपने बुक में 10 बायोजोग्राफिक जोन्स, 10 बायोजो जोन्स के संदर्भ में डिटेल्ड जानकारी मैंने साझा किया है वहाँ पर। तो ये पिछले 5-6 वर्षों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन होगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये चैप्टर को ज़रूर पढ़िए आप, और डिटेल में पढ़िए आप, और अच्छे से पढ़िए। और लगभग जो मैं उम्मीद करता हूँ 2 से 3 सवाल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
यह जीकेपी प्रकाशन की किताब है और ये बाज़ार में उपलब्ध है, साथ साथ में ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह में भी उपलब्ध है यहाँ पर। मैं अपने अगले वीडियो में मैं एक और नए बायोजियोग्राफिक ज़ोन के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए।